गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। केमिस्ट्री के लास्ट लेक्चर तक हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर वाले टॉपिक्स में से कुछ जनरल इंट्रोडक्शन के लिए हमने थोड़ा बहुत सिंपली उसके बारे में पढ़ा। अब हम सिंपल सा नॉलेज या सिंपल सा हम पढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर नंबर 3, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज, यानी कि तत्वों का वर्गीकरण और पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज, गुणधर्मों में आवर्तीता। यानी कि इस चैप्टर में हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो ज़्यादातर हम पढ़ेंगे एलिमेंट्स के बारे में, एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन किस किस ने किया था और कैसे कैसे किया था। उसके बाद हम पढ़ेंगे उन तत्वों का क्लासिफिकेशन करने के बाद उन तत्वों के गुणधर्मों की आवर्तीता पढ़ने वाले हैं। यानी कि हम पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट राइट अप डाउन टॉप बॉटम किसी भी साइड में जाते हैं तो अपने को उनके गुणधर्मों में क्या क्या अपने को आवर्तीता मिलती है, यानी क्या क्या उनमें डिफरेंस मिलते हैं। नेक्स्ट जो अपने पास इसमें चैप्टर में जो पढ़ने वाले हैं वो हम 4 टॉपिक इंपॉर्टेंट पढ़ने वाले हैं। एटॉमिक साइज, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आयनाइजेशन पोटेंशियल और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये 4 टॉपिक हम इंपॉर्टेंट इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं तत्वों का वर्गीकरण, यानी कि एलिमेंट्स का हम क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं। तो देखो एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन उसकी केमिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे किया गया था। सबसे पहले एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन किया गया था वो उसकी केमिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे किया गया था। केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बेसिस पे किया गया था कि जिससे एटम्स की अपने पास एलिमेंट्स की अगर केमिकल प्रॉपर्टी सेम आती हैं तो ऊपर रखा, सेम है तो उसके नीचे रख दिया, अगर डिफरेंट आई तो उसको क्या कर दिया, अलग रख दिया। तो सबसे पहले जो एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन किया गया था उसको हम मानते थे, हमने 8th-9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। सबसे पहले उसको मेटल में, नॉन मेटल में और मेटलॉइड में डिवाइड किया, यानी धातु, अधातु और अधातु और उपधातु, इन 3 चीज़ों में डिवाइड किया, यानी कि मेटल में, नॉन मेटल में और मेटलॉइड में। और मेटलॉइड में क्या किया गया था, डिवाइड किया गया था। स्टार्टिंग में सबसे पहले एलिमेंट्स को जब डिवाइड किया गया तब, लेकिन धीरे धीरे उनको क्या करने लगे, उसमें कुछ सुधार किया गया। तो देखो मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड के बारे में लगभग आप जानते हो, क्योंकि हम 8th-9th क्लास से क्या करना स्टार्ट कर देते हैं, पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। अब मेटल क्या होती है, मेटल के बारे में हमने क्या क्या पढ़ा। तो देखो मेटल के सबसे पहली जो पॉइंट हम पढ़ते हैं मेटल के बारे में, तो हम यही पढ़ते हैं कि मेटल जो होती हैं वो सारी की सारी कैसी होती हैं, सॉलिड होती हैं, यानी कि ठोस होती हैं। और ठोस की प्रॉपर्टी सिंपल सी है, उनकी साइज और शेप जो होती है वो क्या होती है, फिक्स होती है। उसके अंदर जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो होते हैं उनके अंदर स्ट्रॉन्ग वाटर वाल फोर्स पाया जाता है, यानी कि बिल्कुल पास पाए जाते हैं और वो असंपीडनीय होते हैं। कहने का मतलब उनकी शेप हम आसानी से चेंज नहीं कर सकते हैं। तो पहला जो इसकी प्रॉपर्टी आती है मेटल की वो क्या आती है कि ये सॉलिड होती हैं। नेक्स्ट जो आती है ये इलेक्ट्रिक एंड थर्मल, या हम कहते हैं हीट को कंडक्ट करती हैं। इलेक्ट्रिक यानी कि विद्युत धारा और थर्मल यानी हीट, यानी कि हम कह दूँ कि उष्मा को क्या करती हैं, कंडक्ट करती हैं, यानी कि इसके क्या होती हैं, सुचालक होती हैं। क्या होती हैं, सुचालक होती हैं। फिर हमने ये भी पढ़ा कि मेटल जो होती हैं वो शाइनिंग देती हैं। क्या देती हैं, शाइनिंग देती हैं, चमक होती है उनके अंदर, शाइनिंग देती हैं, वो चमक होती है उनके अंदर। मेटल के अंदर लगभग सॉलिड पढ़ी है हमने, लेकिन कुछ मेटल्स ऐसी हैं जिसको हम एक्सेप्शन के रूप में देखते हैं। जैसे अपने पास आती है सोडियम मेटल, जो कहते हैं हम मेटल ठोस होती है, जिसको हम इजी वे में हम डिवाइड नहीं कर सकते। लेकिन सोडियम मेटल एक ऐसी मेटल है, हाई रिएक्टिव मेटल है, जो वाटर के साथ क्या करती है, आग पकड़ती है, यानी कि उसके साथ जल्दी से रिएक्शन करती है और सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाती है, बेसिक नेचर का जो है। और इसको हम चाकू द्वारा भी क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। नेक्स्ट बात, अपने पास मेटल के अंदर जैसे हम लिखें Hg, मरकरी जो है 80 नंबर पे आता है, और ये जो है वो लिक्विड फॉर्म में होती है। किस फॉर्म में होती है, लिक्विड फॉर्म में होती हैं। तो यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि मेटल्स में भी क्या मिलते हैं, अपने को एक्सेप्शन मिलते हैं, लेकिन 2-3 उसकी खास प्रॉपर्टी अपने को दिमाग में रखने की। मेटल सॉलिड होती हैं एक्सेप्शन के रूप में, जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, मरकरी है, ये काफ़ी क्या आती हैं, जैसे ये दोनों मेटल हैं। सोडियम वाली मेटल काफ़ी नॉर्मल मेटल है, जिसको चाकू से भी काट सकते हैं। जिस प्रकार से मरकरी जो है वो क्या है, लिक्विड फॉर्म में होती है। तो ये अपने पास लगभग हम ये मानेंगे सॉलिड फॉर्म में होती हैं। नेक्स्ट ये इलेक्ट्रिसिटी को और हीट को क्या करती हैं, कंडक्ट करती हैं, यानी कि अच्छी सुचालक होती हैं इलेक्ट्रिसिटी की और
हीट की। अब कंडक्टिविटी की जब बात आती है तो कंडक्टिविटी आप ये भी आपने पढ़ा है सूचालक जो इलेक्ट्रिसिटी है, फिर हीट को कंडक्ट करने का मतलब जैसे हमने बड़ा सा लोहे का तार लिया, एक सिरे को गर्म करते हैं तो धीरे धीरे लोहा है वो पूरा गर्म होने लगता है। इसका मतलब हीट है वो क्या होती है, उसके पार्टिकल्स में ट्रांसफ़र होती है। क्या होती है? ट्रांसफ़र होती है, जिसका मतलब वो उसको क्या करती है? कंडक्ट कर रही हैं। तो कुछ प्रॉपर्टीज़ ऐसी मेटल की हमने पढ़ी हैं और अपनी पीरियोडिक टेबल में जैसे डी ब्लॉक के अंदर जितनी भी आती हैं वो लगभग मेटल्स हैं, एस ब्लॉक में भी मेटल्स और नॉन मेटल्स हैं। अगर हम पी ब्लॉक में बात करें तो वहाँ पर मेटल, नॉन मेटल और अपने पास मेटलॉइड तीनों के तीनों आते हैं। नेक्स्ट अपने पास आता है नॉन मेटल। तो नॉन मेटल भी क्या होते हैं? सॉलिड फॉर्म में होते हैं, लिक्विड फॉर्म में भी होते हैं और गैस फॉर्म में भी होते हैं। सॉलिड फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में और गैस फॉर्म में। जैसे सॉलिड फॉर्म में अपने पास कार्बन आ गया ना, अपने पास बोरोन आ गया, ये वाले किस में है? अपने पास सॉलिड फॉर्म में है। लेकिन जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन ये अपने पास किस फॉर्म में आती हैं? गैस फॉर्म में आती हैं। और ब्रोमीन एकमात्र नॉन मेटल है, ब्रोमीन एकमात्र नॉन मेटल जो किस फॉर्म में आती है? लिक्विड फॉर्म में आती है। किस फॉर्म में आती है? लिक्विड फॉर्म में आती हैं। फिर आती है अपने पास मेटलॉइड, जिसमें मेटल के और नॉन मेटल के दोनों के कैरेक्टर्स होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? मेटलॉइड कहते हैं। क्या कहते हैं? मेटलॉइड कहते हैं। तो ये अपने पास मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड। सबसे पहले स्टार्टिंग में जब क्लासिफिकेशन किया गया था तो इसी प्रकार से किया गया था, लेकिन जस्ट इसके बाद क्लासिफिकेशन जब आया तो सबसे पहला क्लासिफिकेशन दिया था डोबेराइन ने। सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक कहने का मतलब एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन दिया गया, वो किसने दिया? डोबेराइनर ने। डोबेराइनर ने क्लासिफिकेशन दिया और इसका क्लासिफिकेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, अपने को सिर्फ इतना सा दिमाग में रखना है। डोबेराइनर ने कहा कि जब हम तीन एलिमेंट्स को साथ साथ रखते हैं, तीन एलिमेंट्स को साथ रखते हैं तो फर्स्ट वाले का और सेकंड वाले का अगर हम मोलिकुलर वेट को अगर ऐड करके उसको क्या करें? डिवाइड करें तो अपने को जो मोलिकुलर वेट प्राप्त होगा वो बीच वाले का प्राप्त होने वाला है। जिस प्रकार से लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम जो एक के बाद एक आते हैं, अगर हम इन तीनों के दोनों का मोलिकुलर वेट जोड़कर अगर इसको 2 से डिवाइड करें, अपने पास जो डिवाइडेशन के बाद जो आएगा वो सोडियम का क्या आएगा? मोलिकुलर वेट आएगा। क्या आएगा? मोलिकुलर वेट आएगा। ऐसा किसने कहा था? डोबेराइनर ने कहा था। इसके बाद जो अपने पास एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन आया वो क्लासिफिकेशन किसने दिया था? न्यूलैंड ने दिया था। तो नेक्स्ट अपने पास जो क्लासिफिकेशन आया वो आया न्यूलैंड का। तो एलिमेंट्स का नेक्स्ट क्लासिफिकेशन किया था न्यूलैंड का, जिसको हम कहते हैं न्यूलैंड का अष्टक नियम। न्यूलैंड का अष्टक नियम। अब न्यूलैंड ने अपने अष्टक नियम ने क्या कहा? लॉ ऑफ ऑक्टेंट। न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेंट। न्यूलैंड ने कहा कि एलिमेंट्स के अंदर जो क्लासिफिकेशन करते हैं हम तो उसमें भारतीय संगीत की एक तरंग पाई जाती है। जैसे भारतीय संगीत जो होता है वो होता है सा, रे, गा, मा, पा, ध, नी, सा। तो यहाँ पर ये अपना पहला, ये सेकंड स्वर है, ये तीसरा, ये चौथा, पांचवा, छठा, सातवां और आठवां। तो न्यूलैंड ने कहा जिस प्रकार से भारतीय संगीत का आठवां जो स्वर है, भारतीय संगीत का आठवां जो स्वर है वो पहले स्वर से क्या करता है? मैच करता है। तो न्यूलैंड ने उसने अपने क्लासिफिकेशन में कहा कि जब हम एलिमेंट्स का क्या करना स्टार्ट करते हैं? क्लासिफिकेशन करना स्टार्ट करते हैं तो उसके अंदर आठवां जो तत्व अपने पास आता है उसकी कुछ केमिकल प्रॉपर्टियां जो हैं वो पहले तत्व से कैसी होती हैं? मिलती जुलती हुई होती हैं। जैसे इसने लिखा लिथियम, लिथियम के बाद में अपने पास आता है बोरोन, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। नियोन लिखते नहीं है, फिर हम क्या लिखते हैं? सोडियम, क्योंकि जिस वक्त न्यूलैंड ने अपना ऑक्टेंट रूल दिया था उस टाइम तक नियोन की खोज नहीं हुई थी। तो आठवां जो अपने पास आने वाला है वो कौन सा आने वाला है? सोडियम आने वाला है। कौन सा आने वाला है? सोडियम। तो आठवें की और पहले की, आठवें की और पहले एलिमेंट्स की केमिकल प्रॉपर्टियां क्या होंगी? मैच होंगी। क्या होंगी? मैच होंगी। तो यहाँ पर उसने क्या रख दिया? सोडियम।
सोडियम के बाद में मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन। तो न्यूलैंड का जो अष्टक रूल था वो कहाँ तक लागू हुआ? क्लोरीन तक लागू हुआ। क्लोरीन के बाद न्यूलैंड का अष्टक रूल है वो लागू नहीं हुआ। तो एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, न्यूलैंड ने अपना जो एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन किया उसमें न्यूलैंड ने कहा कि उसने जिस प्रकार से भारतीय संगीत जो होता है सा रे गा मा पा धा नी सा, उसका 8वां जो वर्ड है वो पहले वर्ड से क्या रखता है? समानता रखता है। तो ठीक इसी प्रकार से जब एलिमेंट्स को हम रखते हैं तो एलिमेंट्स के अंदर जो 8वां एलिमेंट जो आएगा वो पहले एलिमेंट्स के समान क्या रहेंगी? उसकी केमिकल प्रॉपर्टी समान क्या रहती हैं? उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज रहती हैं, यानी कि उसके रासायनिक गुणधर्म क्या रहते हैं? समान रहते हैं। जिस प्रकार से लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन नहीं लिखना है क्योंकि न्यूलैंड ने जब तक अपना नियम दिया था उस वक्त तक नियोन की खोज नहीं हुई थी। तो नियोन के बाद में अपने पास क्या आता है? सोडियम। तो सोडियम के और लिथियम के, सोडियम और लिथियम के जो केमिकल प्रॉपर्टी होंगी वो क्या रहती हैं? सेम रहती हैं। क्या रहती हैं? सेम रहती हैं। और सेम रहने के कारण इन दोनों को क्या रखा गया? ऊपर और नीचे रखा गया। तो ये अपना किसका नियम था? न्यूलैंड का था। इसके बाद इसने अपने नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन जो आया वो किसका आया? मेंडलीफ का आया। किसका आया? मेंडलीफ का। तो उसने मेंडलीफ ने उसके बाद में दी मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल। मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल मेंडलीफ की आवर्त सारणी। तो मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी में देखो क्या क्या चीज़ बताई? ग्रुप और ग्रुप के साथ में पीरियड्स, यानी कि ग्रुप और पीरियड, यानी कि इसने एलिमेंट्स को अपनी पीरियोडिक टेबल को दो हिस्सों में क्या किया? कन्वर्ट किया। एक तो इसने क्या बनाए? ग्रुप बनाए, और ग्रुप के साथ साथ इसने क्या बनाए? पीरियड्स बनाए। तो ग्रुप्स जो हम वर्टिकल कहने का मतलब वर्टिकल लाइन लिखेंगे और पीरियड्स के लिए हम क्या लिखेंगे? हॉरिजॉन्टल लाइन लिखेंगे। तो उस टाइम इसने ग्रुप जो हैं वो 9 ग्रुप दिए थे। कितने ग्रुप दिए थे? 9। पहले तो इसने स्टार्टिंग में 8 ही ग्रुप दिए गए थे और उनको रोमन वर्ड में इसने रिप्रेजेंट किया था 1 2 3 इस हिसाब से लेकर 8th तक, इस हिसाब से लेकर 8th तक। लेकिन जब मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल कंप्लीट हुई उस टाइम तक अपने पास जो नोबेल गैसेज जिसको हम बोलते हैं या फिर जिसको हम शून्य ग्रुप जिसको बोलते हैं या फिर अपने पास इनर्ट जो गैस आती हैं जो हीलियम, नियोन, आर्गन, पोटेशियम, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन और रेडॉन, उनकी खोज हुई और उनको किस में रख दिया? इसने 9वें ग्रुप में रख दिया। तो इसको बोला इसने जीरो ग्रुप। जीरो ग्रुप बोलते हैं या फिर हम उसको कहते हैं इनर्ट गैस, इनर्ट गैस, या फिर हम उसको बोलते हैं नोबेल गैस, नोबेल गैस। तो अपने पास टोटल ग्रुप कितने हो गए हैं? 9 ग्रुप हो गए हैं। नेक्स्ट पे अपने पास आता है पीरियड, और पीरियड इसने टोटल कितने दिए थे? 7 पीरियड्स दिए थे, 7, जिसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फिफ्थ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स और 7 पीरियड थे। ठीक इसी प्रकार से रोमन नंबर्स में इसने डिवाइड कर दिया 1 2 3 इस प्रकार से। ये 8वां, और 8वें के बाद में अपने पास कौन सा आ गया? 0 आ गया। कौन सा आ गया? 0 आ गया। तो इस प्रकार से उसने अपनी पीरियोडिक टेबल को क्या किया? अरेंज किया। और पीरियोडिक टेबल में फिर उसने जितने एलिमेंट्स जब तक खोज हुए थे तब तक एलिमेंट्स क्या हुए थे? खोज हुए थे। उन एलिमेंट्स को उसमें इसने क्या किया? फिलअप किया। तो अपने से मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल में क्या पूछा जाएगा कि मेंडलीफ की जो पीरियोडिक टेबल है उसमें कितने ग्रुप थे और कितने पीरियड्स थे। फिर मेंडलीफ की जो पीरियोडिक टेबल जो थी वो परमाणु भार के क्या बताया था? उसने आवर्ती फलन बताया था। क्या बताया था? कि तत्वों का वर्गीकरण जो किया था वो उसके एटॉमिक वेट के तरंग फलन के रूप में उसने लिया था, या एटॉमिक वेट के परमाणु भार के तरंग फलन के रूप में उसने अपने अरेंजमेंट किया था एटम्स का। अब इसकी जो खास बात थी वो देखो क्या थी। पहले आवर्त में उसने सिर्फ 2 ही एलिमेंट्स रखे थे। क्या रखे थे? 2 एलिमेंट्स रखे थे, हाइड्रोजन को और हीलियम को। इसलिए पहले आवर्त को उसने क्या कहा? अति लघु आवर्त, यानी कि सबसे छोटा आवर्त। उसके बाद वाले में दूसरे तीसरे में उसने 8 रखे, इसलिए उसने को क्या कहा? लघु आवर्त कहा। क्या कहा? लघु आवर्त। फिर अगले वाले में उससे अगले वाले में उसने 18 एलिमेंट्स रखे, इसलिए उसने क्या कहा? उसको दीर्घ आवर्त कहा, यानी थोड़ा बड़ा। और लास्ट वाले को क्या कहा? लास्ट जो 7वां अपने पास आता है उसको कहा इसने अपूर्ण आवर्त, क्योंकि 7वें आवर्त जो था वो अनकम्प्लीट था। क्या था? अनकम्प्लीट था, इसलिए उसने क्या कहा? उसको अपूर्ण आवर्त कहा। ठीक इसी प्रकार से 8वां जो इसने ग्रुप बनाया, 8वां जो ग्रुप बनाया उसमें
जैसे उसने 3 को एक साथ में रखा, जैसे फेरस कोबाल्ट और निकल, फेरस कोबाल्ट और निकल, 3 एलिमेंट्स को एक साथ यानी कि ट्राइपोड यानी कि मतलब त्रिक बनाकर उसने क्या किया, इसमें एलिमेंट्स को क्या किया, फिलअप किया था। अब मेंडलीफ की आवर्त सारणी की सबसे खास बात थी वो क्या थी कि इसने वो जगह सभी खाली छोड़ दी जिसमें एलिमेंट्स की खोज नहीं हुई थी, वो जगह क्या कर दी, खाली छोड़ दी। जैसे जैसे खोज होती गई उसमें क्या होते गए, फिलअप होते गए। नेक्स्ट सबसे खास बात ये थी कि मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल के अंदर इसने समस्थानिक के लिए भी क्या रखा, जगह रखी। क्या रखी, जगह। आइसोटॉप्स के लिए भी क्या रखी, इसने जगह रखी। तो ये अपने पास सिंपल और जनरल क्लासिफिकेशन आता है एलिमेंट्स के लिए। तो यहाँ तक हमने पढ़ा वो बिल्कुल नॉर्मल था। अब जैसे हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में जब हम बात करेंगे तो वो किसकी बात करेंगे, हम पीरियोडिक टेबल की बात करेंगे, जिसमें पीरियोडिक टेबल को कंप्लीट करेंगे और बनाएंगे, सभी एलिमेंट्स के बारे में हमें डिस्कस करेंगे।